बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन। देखें आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, अपनी इस चैनल पर मैं आपके साथ ऐसी वीडियोस शेयर करती हूँ जहाँ आपके लिए सीखने के लिए, जानने के लिए कुछ हो। आज एक बहन ने एक ऐसी कहानी मेरे साथ शेयर की है जो मैं समझती हूँ मैं ज़रूर शेयर करूँ वालिदैन के साथ। उन माँओं के साथ, उन वालिदैन के साथ जो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम होता कि जाने अनजाने में वो अपने बच्चों को कहीं न कहीं इग्नोर कर रहे हैं। हम बच्चों के एहसासात, बच्चों के जज़्बात जो हैं, उनके ऊपर बहुत कम स्टडी करते हैं। हम समझते हैं बस ये अल्लाह ने हमें एक नेमत दे दी है और ये तो हमारे नसीब की थी और ये तो बस ऐसे ही, लेकिन ऐसे नहीं है। मैं भी माँ हूँ, हमसे बहुत गलतियाँ होती हैं और अल्लाह ताला हमें उन गलतियों के लिए माफ़ करे, क्योंकि बच्चों के मामले में ये कोताहियाँ जो हैं, हम इनके लिए अल्लाह के आगे जवाबदेह हैं। बेशक हमें माँ बनाया है, लेकिन हम हर तरह के फ़ैसले करने का उस तरह हक़ नहीं रखते जो हम कर जाते हैं बाज़ औक़ात। एनीवे, ये यहाँ पर जो कहानी है ये इन्होंने अपनी शेयर की है और उसमें वो कहती हैं कि जब वो बच्ची थी तो वो किस वाक़ये से गुज़री और किन हालात से गुज़री, उस बारे में उन्होंने कुछ बातें शेयर की हैं। उन्होंने कहा है कि ये बात ज़रूर आप शेयर करें, क्योंकि ये मैं तो एज़ अ माँ अब जानती हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए इन बातों का एहसास करती हूँ, लेकिन जो माएँ नहीं जानती तो वो भी इन बातों को जान लें। वो कहती है कि मैं जब बहुत छोटी थी, ग़ालिबन 3-4 साल की, उस वक़्त ही हमारे घर में एक और जो बच्चा है उसे घर में लाया गया। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि उनके ताया का बच्चा था। छोटा बच्चा था और वो हमारे घर इसलिए लाया गया क्योंकि उसके वालिद और वालिदा जो हैं वो एक्सीडेंट में फ़ौत हो गए थे। मेरे अब्बू के वो एक ही भाई थे, बड़े भाई थे, उनसे वो बहुत प्यार करते थे और उनकी ये एक ही निशानी थी। दादी जो हैं और दादा उनके पहले ही फ़ौत हो चुके थे और ये एक ही रिश्ता था उनकी ज़िंदगी का, यानी कि बहन-भाइयों में, सिबलिंग्स में, और वो भी उनकी ज़िंदगी से चला गया। वो बहुत ही अकेले हो गए थे। वो कहती हैं कि मेरी वालिदा जो है मेरे वालिद से बहुत मोहब्बत करती थी और बहुत ही एक अच्छी खातून थी और उनके रिश्तेदारों का, दूर-दराज़ के रिश्तेदारों का भी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखती थी। ऐसे में जब उनके भाई की ये औलाद हमारे घर आई तो वो कहती हैं कि मेरी वालिदा, ज़ाहिर-सी बात है, वो एक माँ हैं और माँ के दिल में एक जो जज़्बात होते हैं, और फिर वो बच्चा जिस ट्रॉमे से गुज़रा था, वो कहती है वो बच्चा ग़ालिबन उस वक़्त 5 साल का था, इनसे 2 साल बड़ा था। माज़रत के साथ वो बच्चा 5 साल का था और ये 4 साल की थी। तो वो कहती है कि इस उम्र में मैंने उसे अपने घर में देखा और हमारे घर में एक बच्चे का इज़ाफ़ा हुआ। वो ख़ुद भी इकलौती औलाद थी घर की। अब वो कहती है कि जब ये बच्चा हमारे घर में आया तो मेरे माँ-बाप की तवज्जो जो है उसने अपनी तरफ मबज़ूल कर ली, क्योंकि एक तो वो यतीम था, मिस्कीन था, यानी कि वालिदैन उसके फ़ौत हो चुके थे, और फिर मेरे वालिद की मोहब्बत जो है वो बँट गई एक तरह से, और मैं जो पहले अपने आप को एक बच्चा महसूस कर रहा होता है, आपको एहसास नहीं होता, आप समझते हैं कि बच्चों को नहीं महसूस हो रहा, लेकिन बच्चे जितने सेंसिटिव होते हैं आप सोच भी नहीं सकते। तो अब वो कहती है कि जैसे-जैसे हम बड़े हो रहे थे तो मैं नोट कर रही थी, इनको शायद नहीं एहसास होता था, लेकिन मेरे अंदर बहुत छोटे से ही, क्योंकि वो कहती है मुझे अपनी उस उम्र की यादें इतनी, कई दफ़ा लोग हैरान होते हैं कि मुझे वो बातें याद हैं जो आमतौर पे बच्चों को इतनी कम सिनी की याद नहीं होती। लेकिन वो कहती है कि हर चीज़ में उसको अहमियत देना, हर चीज़ में उसको प्रायोरिटी देना, यहाँ तक कि मेरी वालिदा को वो मामा कहता था और मेरे वालिद को वो बाबा कहता था। वो कहती कि मैं अपनी वालिदा को अम्मी कहती थी और मैं अपने बाबा को डैडी कहती थी, लेकिन उसने जो अपने माँ-बाप के लिए वो जो अल्फ़ाज़, जो जुमले इस्तेमाल करता था, वही उसने मेरे माँ-बाप के लिए इस्तेमाल करने शुरू किए, वो हमारे घर का एक हिस्सा बन गया। अच्छा, अब वो एक दफ़ा मैं फिर माज़रत चाहूँगी कि 5 या 6 साल, कुछ इस तरह की उम्र थी जिसमें बच्चे को ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि ये मेरे माँ-बाप नहीं है, मेरे माँ-बाप कोई और थे, और उसके बाद जो है वो बच्चा उस घर में परवान चढ़ना शुरू हो जाता है। वो कहती है कि मैं बहुत सी चीज़ों में इस चीज़ का शिकार हो जाती थी कि एक तो वो लड़का था, लड़का होने की वजह से बहुत सी चीज़ों में उसे रिलैक्सेशन थी लेकिन मुझे नहीं थी। कई चीज़ों में मेरे पे पाबंदी थी, उस पे नहीं थी। उसको बहुत जल्दी बहुत सी चीज़ें मिलना शुरू हुई, मुझे नहीं मिलती थी, और ये चीज़ जो है ये मेरे अंदर एक एहसास कमतरी मुसलसल पैदा कर रही थी और मैं बहुत ज़्यादा जेलस हो जाती थी। वो कहती है कि मैंने जाने-अनजाने में, क्योंकि वो कहती है कि मेरी ऐसी फ़ितरत नहीं थी, मेरे माँ-बाप की फ़ितरत ऐसी नहीं थी तो मेरी भी फ़ितरत ऐसी नहीं थी। मैं अंदर से तो शायद एक अच्छा इंसान थी, लेकिन मैं एक बड़ा ही अजीबो-गरीब और बुरा इंसान बनना शुरू हो गई थी। मैं जब देखती थी कि उसको चीज़ों में इम्पोर्टेंस मिल रही है तो मेरी कोशिश होती थी कि उसकी चीज़ें कुछ ना कुछ मैं ख़राब करूँ। कहती कभी-कभी बहाने से मैं उसकी कोई कॉपी गुमा देती थी, कभी मैं उसकी कोई बुक छुपा देती थी, कोई चीज़ उसको चाहिए होती थी तो वो मैं गायब कर देती थी, ताकि उसको किसी न किसी वजह से डाँट पिटे। लेकिन वो कहती है इन हरकतों के बावजूद उसको मेरे माँ-बाप से तो कोई डाँट नहीं पिटती थी। लेकिन स्कूल में उसे कहीं न कहीं मुश्किल का सामना होता था, तो वही मेरी थोड़ी-सी तस्कीन की वजह बनती। फिर वो ये भी कहती है कि मैं बड़ा अदब और एहतराम भी करती थी, प्यार और मोहब्बत भी था, मेरे भाइयों की तरह था, लेकिन फिर भी जिस वक़्त माँ-बाप उसको इम्पोर्टेंस देते थे, तो मैं शदीद जेलसी का शिकार हो जाती थी।
कहती यूँ ही वक़्त गुज़रता गया और मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ जगहों पर उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको देख-देख कर मेरे दिल में उसके लिए तल्ख़ियाँ पैदा होना शुरू हो गई, मैं चिढ़ना शुरू हो गई। बात-बात पे मैं उसके साथ लड़ पड़ती थी, मेरे माँ-बाप मुझे डाँटते थे। जब वो मुझे डाँटते थे तो ये चीज़ जो है ये मुझे और ज़्यादा तकलीफ़ देती थी। इन्हीं चीज़ों की वजह से वो कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी रहना शुरू हो गई, लेकिन मेरे माँ-बाप को इस बात का एहसास नहीं हुआ। मैं चिड़चिड़ी हो रही थी, मैं बदतमीज़ हो रही थी और सब कह रहे थे कि इसकी आदतें देखो, ये कितनी बदतमीज़ हो रही है, अपने भाई से सीखो, देखो वो कितना तमीज़दार है और ये चीज़ मुझे और ज़्यादा ट्रिगर करती थी। ये तमाम चीज़ों को इतनी डिटेल से एक्सप्लेन करने का आपको मेरा मकसद भी ये है कि हमें मालूम नहीं होता कि हमारे घर में जो बच्चा है, वो किस वजह से डिस्टर्ब्ड है, बजाय इसके कि हम उससे बैठें, उससे बात करें, उससे पूछें। वो कहती है कि आज मैं सोचती हूँ कि शायद मेरी माँ या मेरा बाप मेरे साथ बैठ के मुझसे कभी पूछते कि बेटा क्या हुआ है? क्यों इस तरह से हो? हमसे कोई गलती हो गई तो शायद मैं उनको बता ही देती, क्योंकि मेरा कभी-कभी दिल करता था कि मैं बहुत रो कर इनको बताऊँ। हाँ, वो कहती कि चलते-फिरते, उठते-बैठते उनको बातों-बातों में कुछ ऐसे जुमले ज़रूर कह देती थी या गुस्से में कह देती थी कि उनको अंदाज़ा होता था। कई दफ़ा मेरी माँ जो है जब मेरी खाला से बात कर रही होती थी तो कहती थी कि ये थोड़ी जेलस हो जाती है अपने भाई से। तो उनको अंदाज़ा तो था, लेकिन उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि उन्होंने इसके जवाब में करना क्या है। अब वो कहती है कि मेरे अंदर जो एक गुस्सा था, और फिर कहती है उसके नंबर्स भी अच्छे आने शुरू हुए, मेरे नंबर्स भी इतने अच्छे ना आए, हर कोई उसकी तारीफ़ें करे। मेरे अंदर एक बहुत सारा गुबार था। फिर वो कहती है कि मैं जो छोटी-छोटी हरकतें करती थी, मैंने बड़ी-बड़ी चीज़ें सोचना शुरू कर दी कि मैं किसी तरह से इसको सबकी नज़रों में गिरा दूँ। वो कहती है कि मैं इसकी किताबें और कॉपियाँ छुपाने से लेके इसके पैसे छुपाने, इसको अपने अब्बू के सामने बुरा दिखाने के लिए, इसकी कभी जब इसने जब इसने सेकेंडरी में गया तो इसको अब्बा ने एक मोटर बाइक लेके दी, तो उसकी बाइक की कभी मैं चाबी छुपा देती थी और सुबह के वक़्त ये इसको पैदल जाना पड़ता था, तो मुझे उस चीज़ की तस्कीन होती थी। मैं दुनिया के हर बंदे के साथ अच्छी थी, लेकिन एक ये शख़्स था जिसके लिए मेरे दिल में ऐसे था कि मुझे लगता था मैं जो भी बुरा इसके साथ कर रही हूँ वो सही है, क्योंकि इसकी वजह से मेरे साथ बुरा हुआ है। और फिर वो कहती है कि मैंने एक ऐसा काम किया जिसका दुःख मुझे आज सारी ज़िंदगी है, आज तक है। मैं उस गुनाह के बोझ तले हूँ, मैं किसी से ज़िक्र नहीं कर सकती, लेकिन मैं उस चीज़ को कभी भुला नहीं सकती। वो कहती है कि एक दिन मेरा जो कज़न है, भाई है, मैंने उसको देखा कि वो अपने कमरे में काम कर रहा था और हमारी एक मुलाज़िमा थी, वो भी उसके कमरे में काम कर रही थी, सफाई कर रही थी, और ये अपना कोई गिटार वग़ैरह या कोई चीज़ थी जिसको साफ़ कर रहा था। तो वो कहती है कि मैं उस वक़्त उसके कमरे में गई तो मैंने देखा कि वो मुलाज़िमा जो है वो उसके साथ हँस-हँस के बातें भी कर रहा था। मुझे ये चीज़ बड़ी अजीब-सी भी लगी और अच्छी भी नहीं लगी, लेकिन मैं बाहर आ गई। अब वो कहती कि उसका हरगिज़ कोई मतलब बुरा नहीं था। घर में जो मुलाज़मीन थे उन सब के साथ वो अच्छे से बात करता था, तो उसके साथ भी वो अच्छे से बात कर रहा था। तो वो कहती है कि उसके बाद वो मुलाज़िमा जब मेरे कमरे में आई, वो काम कर रही थी, तो मुझे उसके ऊपर वैसे गुस्सा आ गया कि न जाने क्यों। वो कहती है कि मुझे खुद भी नहीं मालूम, लेकिन मुझे उस पे गुस्सा आया और मैंने उसको डाँटा। डाँटने पर वो जो है वो काम करते-करते बाहर निकल गई, रोना शुरू कर दिया उसने। तो ऐसे में जो मेरा कज़न है वो वहाँ पर कि मौजूद था, उसने उसको कहीं देखा तो उससे पूछा कि क्या हुआ है? तो उसने कहा कि बाजी ने मुझे डाँटा है या क्या, जो भी वो कहती है कि मुझे कमरे से एहसास हो रहा था कि उनके दरमियान बात हो रही है। वो कहती है मैंने खुद से अज़्यूम किया कि उसने शायद उसको ये बताया कि मुझे बाजी ने कुछ कहा है। वो कहती है कि उसने उसको चुप कराने के लिए टिश्यू पकड़ाया, कहीं उसके करीब कहीं गया। वो कहती है कि न जाने मेरे दिमाग में क्या चीज़ आई और पता नहीं क्या मुझे हुआ, मैं नहीं जानती, लेकिन वो कहती है कि मैंने उस वक़्त उन दोनों की, मेरे हाथ में मोबाइल था और मैंने उस हाथ से उनकी वीडियो जो है वो बना ली। वो उसके बाद कहती है कि मैंने वो वीडियो बनाई, वो वीडियो मैंने अपने पास सेव कर ली। उसके बाद वो कहती है कि कई दफ़ा मैं सोचती हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया? न जाने वो कौन-सा लम्हा था, वो कौन-सा शैतान था जो मेरे ज़हन में था और मैंने उस शैतान को उस वक़्त कैसे इस्तेमाल किया मुझे नहीं मालूम। उसके बाद वो लड़की जो है वो कुछ दिनों के बाद जो है उनके घर से चली गई, काम छोड़ के चली गई। वो कहती है कि मेरी वालिदा ने कहा न जाने क्या हुआ कि उसने घर का काम ही छोड़ दिया। तो कहती है मेरे दिमाग में एकदम से एक बात आई और मैंने जाके अपनी माँ को वो वीडियो दिखाई, जिसमें आवाज़ तो नहीं थी, लेकिन वो दोनों जो हैं जिस पहलू से और जिस एंगल से मैंने वो वीडियो बनाई थी, लग रहा था कि उनके दरमियान कुछ मामला है, कुछ बात है। वो कहती है मैंने अपनी वालिदा को वो चीज़ दिखाई और मेरी वालिदा ने जब वो देखा तो वो थोड़ी-सी परेशान भी हुईं, और ज़ाहिर-सी बात है बेटी की माँ थी और उनके ज़हन में कुछ और बातें भी आना शुरू हो गईं। वो कहती है कि मैंने उस वक़्त ये भी नहीं सोचा था कि मेरी वालिदा कुछ इस अंदाज़ में भी सोचेंगी कि मेरे लिए सोच सकती हैं कि मैं उनकी बेटी हूँ और एक ऐसा लड़का जो इस तरह की हरकत कर रहा है, तो वो कुछ भी सोच सकती हैं। लेकिन कहती मैं बड़ी खुश हुई, मेरी माँ जब एकदम से सीरियस हुई और उनका आहिस्ता-आहिस्ता रवैया उसके साथ बदलना शुरू हुआ, तो वो कहती है कि मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी। मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैंने जो हासिल करना था मैंने वो हासिल कर लिया।
اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ میری والدہ کا رویہ اس کے ساتھ تبدیل ہونا شروع ہوا، انہوں نے اس کی موجودگی میں اب مجھے امپورٹنس دینی شروع کی، اور میں جو ہوں مجھے لگا کہ اب میں کامیاب ہو گئی اور مجھے بڑا اچھا محسوس ہونا شروع ہوا۔ کہتی ہے کہ وہ دن جو ہے میری اور میری والدہ کے درمیان مضبوط ترین بانڈنگ جو ہے وہ ان دنوں میں ہوئی جب میری ماں نے میرا بڑا ہی خاص خیال رکھنا شروع کر دیا، لیکن مجھے یہ احساس نہیں تھا کہ یہ خیال جو ہے یہ رکھا کیوں جا رہا ہے۔ وہ کہتی ہے اب ہر وقت میری والدہ جو ہے وہ آ کر میرا پوچھتی تھی، مجھے امپورٹنس دیتی تھیں، کبھی کبھی جو اس کے ساتھ مجھے بھیج دیا جاتا تھا انہوں نے مجھے اس کے ساتھ بھیجنا چھوڑ دیا، میرا خیال رکھنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ ان کا رویہ جو ہے وہ میرے کزن کے ساتھ بہت ہی چینج ہو گیا، وہ اس کے ساتھ بہت ہی ریزرو ہو گئی، بلکہ ایک دو بار تو انہوں نے اس کو جھڑک بھی دیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ ایک دن مجھے اپنے والد کے کمرے سے اونچی اونچی آوازیں آئیں، کچھ دنوں کے بعد کی بات ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جب میں کمرے کے باہر گئی تو میں نے اپنی والدہ کو ان سے کہتے سنا کہ ایک ایسا لڑکا جس کے تعلقات ایسے ہیں، جس کے لچھن ایسے ہیں، اس کو میں اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتی کیونکہ میری جوان بیٹی ہے، اور ایسے میں جب میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھ لیا ہے تو میں ہرگز اس بات کو برداشت نہیں کر سکتی۔ وہاں پہ وہ کہتی ہے کہ میرے والد جو ہیں چونکہ ان کا خون تھا تو وہ میری والدہ کے ساتھ غصہ ہو رہے تھے کہ تم کیسی باتیں کرتی ہو، اور یہ میرا بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا، اور اگر تم نے خبردار جو دوبارہ ایسی بات کی میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا۔ یہ بات سن کر میری والدہ جو ہے وہ پریشان بھی ہو گئی اور کہتی ہیں کہ تم کسی اور کے لیے مجھے ایسے کہو گے، تو انہوں نے کہا وہ کوئی اور نہیں، وہ میرا خون ہے۔ اس کے بعد وہ پلٹی اور باہر نکلی تو میں باہر ہی کھڑی تھی، تو انہوں نے مجھے فوراً کہا کہ اپنا موبائل دو مجھے۔ وہ اپنا موبائل لے کر اندر گئی اور میرے والد کو وہ ویڈیو دکھائی۔ وہ ویڈیو کچھ اس انداز میں بنی ہوئی تھی، کچھ تھوڑی دیر وہ وہاں کھڑا رہا، غالباً اس نے اس کے کندھے پہ ہاتھ بھی رکھا، اور اس کے بعد اس میٹ کا چھوڑنا جو ہے وہ ایک بڑی خاص بات بن گئی تھی۔ ان کے ذہن میں نہ جانے کیا باتیں تھیں کہ پتہ نہیں اس نے کیوں چھوڑ دیا، اس کے ساتھ نہ جانے کیا ہوا ہوگا کہ اس نے چھوڑ دیا، اگر پیار محبت تھا تو وہ چھوڑتی ہی نہ۔ اب وہ کچھ عجیب سی کہانی جو ان کے ذہن میں بن چکی تھی، وہ انہوں نے اس کے والد کو ویڈیو دکھائی۔ اب وہ بھی پریشان ہو گیا، بیٹی بھی سامنے کھڑی تھی، بیٹی کا موبائل بھی تھا، نہ جانے اس کے والد میں وہ کہتی ہے کہ شاید میرے والد نے یہ بھی سوچا ہو کہ کوئی ایسا میسج ہے جو میری بیٹی دینا چاہتی ہے جو منہ سے کہہ نہیں پا رہی۔ اب وہ کہتی ہے میں ان باتوں کو اب انٹرپریٹ کرتی ہوں، اب میں ان باتوں کو سوچتی ہوں کہ اس وقت ہوا کیا ہوگا۔ میرے والد و والدہ چپ ہو گئے، مجھے انہوں نے بھیجا، کمرے کا دروازہ بند کر لیا، اور اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ 2-4 دن کے اندر میرے کزن کو بورڈنگ میں بھیجنے کا فیصلہ ہوا، اور اس وقت وہ غالباً 11ویں میں تھا، اور وہ کہتی ہے کہ اس کو پورا سال جو ہے وہ ریپیٹ کرنا بھی اس لیے پڑا کہ وہاں پہ فرسٹ ایئر سے وہ لیتے تھے ایڈمیشن، اور فرسٹ ایئر میں جب اس کو لیا گیا اور اس کے بعد اس کو وہاں پہ بھیجا گیا، وہ بڑا رویا بھی، وہ گھر کو مس بھی کرتا تھا، اور وہ کہتی ہے کہ مجھے پہلے تو بہت تسکین ملی، لیکن جب وہ چلا گیا تو وہ کہتی ہے کہ آہستہ آہستہ میں نے ریئلائز کیا کہ یہ میں نے کیا کیا ہے۔ میرے اندر ایک احساس ندامت جو تھا وہ اس قدر مجھے بے چین کرتا تھا، میں بہت پریشان تھی۔ میری کئی بار میں نے ہمت کی کہ میں اپنی ماں کو بتاؤں، لیکن میں نے کہا کہ اگر میں نے اپنی ماں کو یہ بتایا تو میرے بارے میں سب کیا سوچیں گے، میری کیا عزت رہ جائے گی، اور میں کس طرح سے بتا سکتی ہوں۔ میرے والد جو ہے وہ کہتی ہے کہ اس کے بعد سے میرے والد بہت خاموش رہنا شروع ہو گئے، ان کو ایک چپ سی لگ گئی تھی، ایک خاموشی سی تھی۔ وہ کہتی کہ وہ خاموشی مجھے کاٹتی تھی، مجھے مارتی تھی۔ وہ کہتی کہ میں اس قدر تکلیف میں تھی کہ میں بتا نہیں سکتی تھی، اور میں کسی سے بات بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کام میں نے اتنا غلط کیا تھا، وہ اس قدر شرمندہ کر دینے والا کام تھا کہ میں اس کی معافی بھی نہیں مانگ سکتی تھی۔ وہ کہتی ہے وقت گزر گیا، کچھ عرصے بعد میرا رشتہ آیا، میری شادی ہو گئی، بھائی جو ہے وہ بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھتا چلا گیا، ماشاءاللہ وہ آگے فورسز میں چلا گیا اور اس کی شادی بھی ہوئی ہے، وہ اسی طرح سے ملتا ہے، آتا ہے، جاتا ہے، لیکن زندگی کا وہ جو ایک فیز تھا، میں آج تک وہ کہتی ہے کہ میں چاہتی بھی ہوں لیکن چاہ کر بھی میں بتا نہیں پاتی، نہ اپنی ماں کو نہ اپنے باپ کو۔ والد تب اس کے فوت ہو گیا۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے اس چیز کا بڑا دکھ ہے کہ میرے باپ جو ہے بے شک وہ بعد میں رشتہ دوبارہ بحال ہو گیا، بہت اچھا سب کچھ ہو گیا، لیکن وہ جو زندگی کا ایک فیز گزرا اور جو میں نے اس کے اوپر ایک تہمت لگائی، میں اس تہمت کی معافی بھی نہیں مانگ سکتی کہ وہ سب کچھ میں نے جانے انجانے میں کیا، لیکن میری زندگی کا سب سے بڑا ایک ایسا گناہ تھا کہ جس کا بوجھ آج بھی میں اپنے آپ پر محسوس کرتی ہوں۔ وہ کہتی ہے کہ جب اپنے بچوں کو توجہ دیں، توجہ پوری دیں، کوئی اور زندگی میں شامل ہو تو اپنے بچے کی اہمیت کو کم نہ کریں، اور احساس کریں اور چیزوں کی ڈیپتھ میں جائیں کہ بچہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ شاید میری والدہ تھوڑا غور کرتی تو ان کا اندازہ ہوتا، لیکن وہ کہتی ہے کہ شاید میں نے بھی کام کچھ ایسا کیا تھا کہ اس کی کوئی تک نہیں بنتی تھی۔ میں چیزیں چھپانے کی حد تک یا اس کو تنگ کرنے کی حد تک تو بات سمجھ آتی تھی، لیکن میرے ماں باپ مجھ پہ بہت ٹرسٹ کرتے تھے، وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ میں ایسا کر سکتی ہوں۔ وہ کہتی میری زندگی کا شاید یہی ایک بہت بڑا گناہ ہے، میرے ذہن پر بڑا بوجھ ہے۔ کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے کہ میں بھائی کے پاس جاؤں، اسے جا کے معافی مانگوں، لیکن میں اس سے معافی بھی نہیں مانگ پاتی۔ بلکہ آپ ضرور مشورہ دیجیے گا۔ اس نے یہ بھی ساتھ میں کہا کہ جو لوگ میری اسٹوری کو سنیں وہ مجھے بتائیں کہ میری والدہ حیات ہیں، میرے بھائی حیات ہیں، میں کس طرح سے اپنے اس دل کے بوجھ کو کم کروں۔ مجھے لگتا ہے کہ جب تک وہ مجھے خود معاف نہیں کریں گے
تو مجھے اللہ معاف نہیں کرے گا. اور وہ کہتی ہے کہ میرے میں معافی مانگنے کی ہمت نہیں ہے. انہیں کیا کرنا چاہیے بہن کو ضرور بتائیے گا، اور اپنے بچوں کو پوری توجہ دیجیے، اور دوسرے بچوں سے بھی بہت پیار کیجیے، کیونکہ وہ بھی پیار کے متلاشی ہے، وہ بھی پیار کے حقدار ہے، اور آپ کے بچے بھی. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.